बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का लेक्चर जो है हमारा वो ह्यूमन स्टमक की स्ट्रक्चर के बारे में है। टुडे वी विल डिस्कस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन स्टमक। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट, एज यू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, we find the anatomy of stomach as described in our textbook. Stomach is actually anatomically divided into different parts which are labeled in our diagram, and I have also shown on the whiteboard. If you can watch, you can see that human stomach actually is a J-shaped structure that connect with two tube-like parts of the digestive system. First, esophagus. Esophagus join human stomach at the end, which is called the cardiac opening. कार्डियक ओपनिंग जो है ये वो जंक्शन है जहाँ पर इसोफेगस जो है वो ज्वाइन कर रही है ह्यूमन स्टमक को। जैसा कि डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, इसोफेगस जो है वो कार्डियक ओपनिंग को ज्वाइन करती है। तो इसका ये रीजन है जहाँ पर इसोफेगस ज्वाइन कर रही है कार्डियक ओपनिंग वाला रीजन, इसको हम कहते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्फिंक्टर मौजूद है जो कि एक फिजियोलॉजिकली स्ट्रक्चर है, और अमूमन ये जो है ना, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखें तो ये इनविजिबल होता है, यानी इतना टाइटली क्लोज है कि इट कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड व्हेन वी स्टडी द हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन स्टमक। कार्डियक स्फिंक्टर उस वक्त ओपन होता है जब स्टेप बाय स्टेप या यके बाद दीगरे बोलाई जो हैं वो इसोफेगस के थ्रू वो जब इस कार्डियक ओपनिंग को टच करते हैं तो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, ये कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होता है और बोलस जो है वो स्टमक में एंटर हो जाता है। देन इसकी इस पोर्शन को हम जो है ना स्टमक के कार्डियक पोर्शन भी कहते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इस डायग्राम में आपको ह्यूमन स्टमक का जो एक मेजर पोर्शन नज़र आ रहा है उसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ ह्यूमन स्टमक, दैट इज आल्सो कॉल्ड फंडस। इसको फंडस का नाम भी देते हैं। देन इसकी टिश्यू की बनी हुई लेयर आ जाएंगी। सबसे एक्सटर्नल लेयर, जबकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, वो 4 लेयर पे मुश्तमिल होता है। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं सिरोसा जो है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक मच थिकर लेयर आती है, दैट इज कॉल्ड मस्कुलरिस जो होती है वो फर्दर 3 कंपोनेंट पे मुश्तमिल होती है। इन 3 कंपोनेंट को या जनाब जो है ना लेयर्स को हम जो यहाँ पर देख रहे हैं लेबल किया गया है तरतीब के साथ। लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है, इसमें जो मसल्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं और इस तरह लॉन्गिट्यूडनल ही ये अरेंज हुए होते हैं जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। देन उसके बाद सर्कुलर लेयर आ जाती है, ये सर्कुलर मसल पे मुश्तमिल होती है। और फिर उसके बाद थर्ड लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड ओब्लिक मसल लेयर, इसको ओब्लिक मसल लेयर भी हम कहते हैं। ये तीनों लेयर मिलके क्या बनाती हैं, ये मस्कुलरिस कलेक्टिवली जो है ना ये बनाती हैं स्टमक की। देन उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद थर्ड जो आती है मतलब जो है सीरीज या स्टेप वॉल ऑफ द स्टमक में, वो है जी सब म्यूकोजा लेयर होती है, और उसके बाद म्यूकोजा लेयर होती है। सब म्यूकोजा और म्यूकोजा को लेबल हम यहाँ कर सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड द सब म्यूकोजा एंड दिस इज म्यूकोजा। और उसके बाद जो है ना हमें यहाँ पर स्टमक का चैम्बर नज़र आ रहा है जिसमें गैस्ट्रिक जूस जो है ना और वो यहाँ पर मेंशन किया गया, दिखाया गया है। तो ये डे शेप स्टमक जो होता है ये उस सूरत में होता है जब ये एम्प्टी होता है, खाली होता है। जब ये फिल्ड हो जाता है फूड मटेरियल से और प्रोसेस शुरू हो जाता है डाइजेशन का, तो फिर इसमें जनाब जो है ना इसकी शेप समवट डिफरेंट हो सकती है वक्ती तौर पर।
लेकिन फिर उसके बाद जब इसमें ये गैस इसका डाइजेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा और जो है ना फूड मटेरियल कायम की शक्ल अख्तियार कर लेगा, तो वो फिर ग्रेजुअली जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडिनम में एंटर होना शुरू हो जाता है। जब ड्यूडिनम में एंटर होता है ये पेस्ट थिक लाइक मटेरियल, तो इसको जो है ना हम देखते हैं यहाँ पर एक जंक्शन नज़र आ रहा है स्टमक और ड्यूडिनम के दरमियान में। इसको हम कहते हैं जंक्शन को पाइलोरिक ओपनिंग, जैसे कार्डियक ओपनिंग था इसी तरीके से यहाँ पे पाइलोरिक ओपनिंग जो है ना मौजूद होता है। पाइलोरिक ओपनिंग जो है इट इज़ ए गार्डेड बाय दिस पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है वो पाइलोरिक ओपनिंग को इसकी एक्चुअली क्लोजिंग एंड ओपनिंग कंट्रोल करता है। ये भी अमूमन जो है क्लोज रहता है। जब कायम ग्रेजुअली तैयार हो जाने के बाद ड्यूडिनम में एंटर होता है तो ये ओपन हो जाता है पाइलोरिक ओपनिंग। पाइलोरिक स्फिंक्टर इसकी जो है ना रेगुलेट करता है क्लोजिंग एंड ओपनिंग को, और इस रीजन को हम कहते हैं स्टमक का लास्ट टर्मिनल रीजन होता है, बिल्कुल नैरो डाउन लाइक अ ट्यूब हेयर, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड पाइलोरिक रीजन। और उसके बाद यहाँ शुरू हो जाती है ड्यूडिनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट 10 इंच पार्ट होता है जिसको हम ड्यूडिनम कहते हैं। बाद बुक में इसको फर्स्ट 12 इंच भी जो है ना कहा गया है, तो हम अपने अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक इसको इसी तरह याद रखेंगे कि ड्यूडिनम जो है ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ से आफ्टर दी कंप्लीट फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्टमक फूड मटेरियल जो है वो एक थिक पेस्ट लाइक शक्ल अख्तियार कर जाता है जिसे हम कहते हैं कायम। तो ये तो हम इसकी एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे हैं, और डायग्राम भी आपको ये दिखा रही है कि CS ऑफ स्टमक यानी कि कट वे सेक्शन ऑफ ह्यूमन स्टमक। इसके बाद जो है ना हम इसकी हिस्टोलॉजी को ज़रा मज़ीद देखेंगे कि ह्यूमन स्टमक की जो वॉल है वो हिस्टोलॉजिकली मुश्तमिल होती हैं बहुत सारे जनाब न्यूमरस तादाद में पाए जाने वाले पिट्स पे, इन्हें हम गैस्ट्रिक पिट्स का नाम देते हैं। इसके अंदर जो है सिंपल कॉलमुलर एपिथेलियम नज़र आती है, सिंपल होती है, कॉलम की शक्ल में होती है, उसके सेल यहाँ पाए जाते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं जो कि जनाब जो है ना आप देखेंगे मेंशन है हमारे इस टेक्स्ट बुक में भी, हमारे वाइट बोर्ड पे भी मैंने डायग्राम आपके सामने शो की है। तो इसको हम सिंपल अंदाज में देखते हैं कि जो गैस्ट्रिक पिट्स होती हैं ये असल में ग्लैंडुलर होती हैं। ये गैस्ट्रिक जूस जो है ना वो प्रोड्यूस करके उसको खारिज करती हैं, और वो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो स्टमक के जो चैम्बर है उसमें ये एक्यूमुलेट होता रहता है अकॉर्डिंग टू दी क्वांटिटी ऑफ फूड इंजेस्टेड एंड दैट एंटर इनटू द ह्यूमन स्टमक। इसमें हम देखते हैं इस पिट्स को अगर हम जो है डिटेल से देखें तो हमें यहाँ पर 3 तरह के सेल नज़र आएंगे जो लेबल किए गए, लेकिन एक सेल की टाइप और भी होती है जिसको कहते हैं म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल जो होते हैं वो स्टमक की जो इनर वॉल लाइनिंग है उसकी सरफेस पे पाए जाते हैं और कंटिन्यूसली म्यूकस सिक्रीट करते रहते हैं। म्यूकस सेल सिक्रीशन का फंक्शन के अलावा 3 हमें सेल और मिलते हैं जो कि ग्लैंडुलर फंक्शन रखते हैं। इसमें जो है ना हम देख रहे हैं डायग्राम में, तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है स्पिट्स में टॉप पर पैरिटल सेल। पैरिटल सेल जो होते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं, इनको हम पैरिटल सेल अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ टिक पे 2 बनाकर लेबल किए गए हैं। इनकी तादाद जो होती है इस गैस्ट्रिक पिट्स में, हर गैस्ट्रिक पिट्स में वो निस्बतन बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू चीफ सेल। चीफ सेल जो होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं और क्या रिलीज करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं पैप्सिनोजिन। इन सेल को हम जाइमोजिन सेल भी कहते हैं, चीफ सेल को। ये पैप्सिनोजिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग पावरफुल एंजाइम होता है और वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट हो रहा होता है, और जब उसको HCl टच करेगा तो वो पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और पैप्सिन और जनाब HCl मिलकर कलेक्टिवली गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। और ये जनाब जो है ना यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट दिखा रही है कि चीफ सेल की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है और पैरिटल सेल की जो तादाद है वो इनके मुकाबले में कम होती है। देन इसमें आप देखते हैं कि ये जो हमें एक पिट्स नज़र आ रही है इसकी तकरीबन आप कहने के टर्म पे 2 सेल मेंशन किए गए हैं,
इन्हें कहते हैं एंडोक्राइन सेल। एंडोक्राइन सेल जो होते हैं ये क्या रिलीज करते हैं, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं। इस हार्मोन का नाम होता है गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन जो होती है उसको कंट्रोल करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन को जो इम्पल्सेस आती हैं, स्टिमुलस जो आएगा वो आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो मैसेजेस भेजता है एंडोक्राइन सेल को। एंडोक्राइन सेल जो होता है ये हार्मोन रिलीज करता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो इन टर्न कलेक्टिवली रिलीज कराएगा गैस्ट्रिक जूस इन दी चैम्बर ऑफ ह्यूमन स्टमक, और फिर जो है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड जो है ह्यूमन स्टमक में शुरू हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड जो है ह्यूमन स्टमक में वो भी हम उसको दो जो है ना कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टमक एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टमक। तो इसको जो है ना हम लेक्चर में आगे देखेंगे कि कैसे ये दोनों जो है ना डाइजेशन की टाइप जो है स्टमक में होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस स्लाइड शो में हम ह्यूमन स्टमक की जो है ना एनाटॉमी को एक ज़रा खूबसूरत अंदाज से देख रहे हैं जो हमारे पास स्लाइड मौजूद है। उस गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने इसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताई थी। इस लेक्चर में हम जो है ना इसकी एनाटॉमी को डायग्रामेटिकली देखें तो हमें स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन भी जो है ना यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं इंटीरियर सरफेस ऑफ स्टमक, स्टमक की अंदरूनी, मैदे की अंदरूनी साख्त यहाँ पर दिखाई गई है तलबा। इसमें आप देखें कि सरफेस पे आपको छोटे छोटे से ये जो स्पॉट नज़र आ रहे हैं असल में ये गड्ढे हैं। इन गड्ढों को अगर हम डीपली इसका ज़्यादा लें फिर स्टमक की वॉल को हम जो है ना लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें इसमें ये पिट्स यानी कि गड्ढे नुमाया नज़र आते हैं। अंदर की तरफ काफ़ी ये जो है ना चैनल इन्होंने बनाया हुआ है। इसकी एपिथेलियम नज़र आ रही है वो कॉलुमल एपिथेलियम है। तो यही जो पिट्स होती हैं ये मिकोजा में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ना वो बनाती हैं, उसको तश्कील देती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो इसी पिट्स में पाए जाते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की ओवरऑल आप लेंथ वाइज स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें, तो आप ये देखें कि स्टूडेंट इसमें म्यूकस सेल आपको नज़र आ रहा है जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और म्यूकस के फंक्शन आप जानते हैं कि ये इनर वॉल जो है स्टमक की उसकी लाइनिंग को हर वक्त लुब्रिकेट करके रखती है और गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन के डाइजेस्टिंग या डैमेजिंग इफेक्ट से बचाती है। देन चीफ सेल आप इसमें देख रहे हैं और उसके बाद पेरिटल सेल देख रहे हैं। ये येलो कलर में पेरिटल सेल आपको नज़र आ रहे हैं और ग्रीन में चीफ सेल नज़र आ रहे हैं। चीफ सेल जो होते हैं ये पेप्सिनोजिन ज़ाइमोजिन ग्रेनुल्स की फॉर्म में सिक्रीट करते हैं। पेरिटल सेल दो जो है ना ये केमिकल रिलीज़ करते हैं, एक को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे को जनाब जो हम नाम के देते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर का। तो यहाँ देखेंगे कैसे जनाब जो है ना ज़ाइमोजिन इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजिन रिलीज़ हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ ज़ाइमोजिन ग्रेनुल्स, और जब पेप्सिनोजिन जो होती है ये इनएक्टिव होती है कुदरती तौर पे, क्योंकि अगर ये एक्टिव खारिज हो तो ये स्टमक की वॉल को जो है ना नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब ये एक्टिवेट कैसे होती है, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कैसे जाएगी कि पहले से मौजूद जो पेप्सिन है जब वो पेप्सिनोजिन को टच करती है तो पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर जनाब जो एसियल है जो कि पेरिटल सेल से रिलीज़ हो रहा है वो जब पेप्सिनोजिन को टच करता है तो तब जनाब जो है ना पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम है। यहाँ से हमने जनाब जो है ना ये एक आप राइट टॉप पे देख रहे हैं ओवरऑल स्टमक की जनाब जो है ना एनाटॉमी। तो देखें जनाब फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीफली कि ये स्लाइड हमें क्या जाहिर कर रही है हमारे लिए जी। डिसइंफेक्ट फूड यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें ख़ास तौर पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका रोल होता है कि ये फूड को डिसइंफेक्ट करता है। जो इन्फेक्टेड फूड खुदा न खास्ता वो हमारे स्टमक में चला जाए और औरल कैविटी में मौजूद जो जर्म किलिंग सब्सटेंसेस हैं जिसके अंदर जो है ना इनऑर्गेनिक आयन है, क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, एंटीबॉडीज़ है,
इसके अलावा भी अगर जनाब जो है ना जर्म रह जाएं तो वो स्टमक में जो है ना काफ़ी हद तक किल हो जाते हैं। जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी पीएच जो होती है अराउंड अबाउट 2 के करीब होती है, लेकिन 1 से 3 के दरमियान ये पीएच इसकी रेंज करती है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन फंक्शन जो है ना वो ये होता है कि किल बैक्टीरिया एंड आल्सो डीनेचर दी प्रोटीन, प्रोटीन को डीनेचर भी करता है ताकि जनाब उस पर फिर पेप्सिन एंजाइम डीनेचर्ड प्रोटीन के जो चेन है, पेप्टाइड्स हैं, उस पर आसानी के साथ एक्ट कर सकें। और स्टमक का जो काम है बुनियादी तौर पे वो था फूड स्टोरेज, इसीलिए इसे कहा जाता है कि फूड स्टोरेज एक सैक है, थैली है। और ह्यूमन स्टमक में अराउंड अबाउट 27 kg फूड स्टोर हो सकता है मैक्सिमम। जी, कैन स्ट्रेच टू फिट अराउंड अबाउट 2 लीटर फूड, इसमें आराम से आ जाएगा। अच्छा, बाज़ जो है ना उसमें इसको ज़्यादा कैपेसिटी में भी बताया गया है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है ना इतना ही होता है। डाइजेशन, प्रोटीन प्रोटीन की डाइजेशन भी जो है वो स्टमक में ही होती है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम। जी, अच्छा जी, बट स्टमक इज मेड अप आउट ऑफ प्रोटीन। स्टमक जो है अगर वो प्रोटीन पे मुश्तमिल ना हो तो व्हाट स्टॉप द स्टमक फ्रॉम डाइजेस्टिंग इटसेल्फ, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि स्टमक की वॉल को जो है ना डाइजेस्ट होने से बचाती है, डैमेज होने से बचा रही होती है। अगर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन मौजूद है स्टूडेंट, तो वो कौन सी चीज़ होती है? जी बिल्कुल, ज़ाहरी तौर पर भी वो ऑब्वियसली म्यूकस है। जो म्यूकस सेल रिलीज कर होते हैं, म्यूकस जो होती है वो एक थिक लेयर बना लेती है ऑन द इनर साइड ऑफ द वॉल ऑफ स्टमक, और इस तरह जनाब स्टमक की वॉल जो है ना वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के एक्शन से भी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से भी महफूज रहती हैं, वरना यहाँ पर जो है ना जख्म बन जाए, अल्सर हो जाए, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। जी बिल्कुल, ये आपने जो है ना इस तरह से एक बहुत खूबसूरत इसका फंक्शन देखा म्यूकस का, secreted by the mucus cell found in the upper part of the gastric pits। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या जनाब यहाँ पर शो कर रही है, हमारे लिए क्या दिखा रही है? ये पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी, ब्रेक अप द फूड, डाइजेस्ट स्टार्च, किल जर्म, मॉइस्चर फूड, लुब्रिकेट द फूड। अब हम स्टमक के बारे में देखते हैं, स्टमक के फंक्शन को हम कैसे जो है ना अपने जहन में एक मेन नकात की शक्ल में, मेन पॉइंट्स की फॉर्म में हम जो है ना इसको कैसे याद रख सकते हैं। जी, किल जर्म, स्टमक का जो रोल है ये होता है फूड में जो जर्म है उसको किल करता है। ब्रेकअप फूड यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन दोनों के कंबाइन एक्शन से फूड मटेरियल की क्या हो जाती है, ब्रेकअप होती है। फूड जो होता है वो एक थिक पेस्ट लाइक मटेरियल की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसको हम कहते हैं काइम। प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में होती है और स्टोरेज ऑफ फूड भी जो है ना टेम्परेरी तौर पे वो स्टमक में होती है। ये आपने गुज़िश्ता लेक्चर में भी देखा था, स्फिंक्टर है। कौन सा स्फिंक्टर है जी? ये वो स्फिंक्टर है जहाँ पर ईसोफेगस स्टमक को ज्वाइन करती है, इसे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और ये भी आपको एक स्फिंक्टर नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ स्टमक जो होता है वो टर्मिनेट हो रहा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडिनम स्टार्ट हो रही होती है, तो इसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। एक स्टमक में फूड एंटर होने का रास्ता है कार्डियक स्फिंक्टर, और एक काइम का ड्यूडिनम में दाखिल होने का रास्ता है फ्रॉम स्टमक, तो इसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। जी स्टूडेंट, थोड़ी सी मालूमात इस तरफ भी देख लेते हैं। आप इस स्लाइड में ये देख रहे हैं कि जनाब ह्यूमन स्टमक दिखाया गया है साइड बॉक्स में इस स्लाइड के। इन्फ्लेमेशन ऑफ ईसोफेगस, अगर ईसोफेगस का पोर्शन जो है ना वो सूजा हुआ है, उसमें वर्म आया हुआ है इन्फेक्शन की वजह से, तो यहाँ लिखा हुआ है फ्री ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। तो ये जनाब जो है ना फ्री ऑफ हेलिकोबैक्टर पायरोलाई रीजन को शो कर रही है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें कॉलोनाइज बाय द हेलिकोबैक्टर पायरोलाई,
ये जो बैक्टीरिया हैं ये जब ह्यूमन स्टमक में चले जाएं और वहाँ पर एक इतनी हाईली एसिडिक पीएच जो तकरीबन राउंड अबाउट 1 से 3 के दरमियान होती है वहाँ पे कॉलोनी बना के रहना शुरू कर दें, तो इससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक हो जाती है। स्टमक की वॉल जो होती हैं वो इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाती हैं और उनमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वाउंड बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, इन्हें कहते हैं अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। खुराक की नाली में भी अल्सर हो सकता है, इसको ईसोफेजियल अल्सर कहते हैं, और स्टमक में जो अल्सर होता है इसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। अल्सर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, लेकिन दो बड़े जो अल्सर के होने के इम्कानात हैं पार्ट्स एलिमेंट्री कनाल में, वो ईसोफेगस है और स्टमक होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है आप देख रहे हैं कि कैसे जनाब जो है ना ये सरफेस पे मौजूद थे, आए हैं म्यूकोजा में, और वहाँ से फिर जनाब ये एंटर हो रहे हैं इनटू दी सेल। इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसे हम कैच ए कहते हैं, और सेल डैमेजिंग प्रोटीन होती है वैक ए। ये इनके मेडिकल साइंस में नाम है एब्रीवेशन के तौर पर। यहाँ मुकम्मल तौर पे हम इस नॉमेनक्लेचर को नहीं देखेंगे स्टूडेंट, और इसके बाद देखेंगे जनाब जो है ना जब ये दो प्रोटीन जो हैं सेल डैमेजिंग प्रोटीन और इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन, ये प्रोटीन किसने प्रोड्यूस किए हैं, ये जनाब इन बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किए हैं। तो फिर ये जो है यहाँ स्टमक की वॉल को जो इन्फेक्ट करना चाह रही हैं, उसको डैमेजिंग कर रही हैं, तो इम्यून सिस्टम जो होता है ह्यूमन का वो मुतहरिक हो जाता है, एक्टिवेट होता है, जिसमें साइटोकाइन हम देख रहे हैं और हेल्पर टी सेल देख रहे हैं, वाइट ब्लड सेल हम देख रहे हैं और न्यूट्रोफिल सेल देख रहे हैं। ये क्या करते हैं कि ये जनाब जो है ना इन बैक्टीरिया से की प्रोड्यूस हुई प्रोटीन जो कि हार्मफुल इफ़ेक्ट काज कर रही हैं, इसका मुकाबला करने के लिए ये जो इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट हैं तैयार होते हैं और इसका जनाब जो है ना काउंटर करते हैं उस सूरत में जब ट्रीटमेंट ली जाती है, जब मेडिकेशन शुरू की जाती है, तब ऐसा होता है। यूज टू थिंक अल्सर वर काज बाय स्ट्रेस। पहले ये ख्याल किया जाता था कि जो अल्सर होता है, मैदे में जो ज़ख्म होता है या खुराक की नाली में ज़ख्म जो होता है, वो परेशानी से, स्ट्रेस में रहने से मुसलसल तौर पर तब ही ऐसा हो जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे जनाब जो है ना वो वजूहात हो सकती हैं। इनमें से जो मालूम शुदा हैं, जो कि नून हैं अभी, उसमें से एक ये इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये ख़ास किस्म के बैक्टीरिया जो इतनी लो पीएच में भी यहाँ पर कॉलोनी बना के स्टमक को जो है डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ट्राई टू कंट्रोल विद एंटासिड। अमूमन जनाब जो है ना इसको हम एंटासिड लेते थे तो ये काफ़ी हद तक इस पर काबू पा लिया जाता था। सीने की जलन, तेज़ाबियत के हवाले से एंटासिड बड़ा इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं। लेकिन अब ज़रा मामला बैक्टीरियल इन्फेक्शन का है, इस सिलसिले में हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। और जो फिजिशियन होते हैं वो इस तरह के पेशेंट को, जो अल्सर के पेशेंट होते हैं, उनको एंटीबायोटिक ही अमूमन तजवीज़ करते हैं। कुछ कॉमनली यूज एंटीबायोटिक हम इस स्लाइड में स्टूडेंट देख लेते हैं कि वो यहाँ पर कौन सी मेंशन है। जी, ये तो आप देख रहे हैं कि जेंटेक एक एंटासिड है और एक और नाम है टैगामेट। तो ये एक मेडिसन है जो कि जनाब जो है ना एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है, काज बाय द इन्फेक्शन इन स्टमक। देन आप देखें कि आजकल जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो स्टमक की है उसकी वजह से अगर अल्सर हो रहा है तो कौन सी मेडिसिन है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो है ना नाउ क्योर विद द एंटीबायोटिक्स। जी, यानी कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती हैं और एंटासिड इतने जो है ना कारगर साबित या यूज़फुल साबित नहीं होते अल्सर की ट्रीटमेंट में। तो ये स्टूडेंट